सीएजी सर सेक्शन ऑफिसर में सिलेक्शन हुआ सर, एसएससी के थ्रू। अच्छा। तो उसको भी सर छोड़ना पड़ा सर। सच में बताएं सर, इसमें फैमिली ने ओवरकम करवाया सर। इन्होंने फोर्स किया कि नहीं करिए, लास्ट अटेम्प्ट है, तो अब नहीं दोगे तो रिग्रेट करोगी। In your guidance, he has get the success. Otherwise, so it was not possible. It's not so easy because family के साथ time share करना it's not so easy. यही कि जब जिद पूरी नहीं होती ना तो लोग उसे जुनून का नाम दे देते हैं। हेलो एंड नमस्कार। देखिए, ऐसा होता है कि जब रात का अंधेरा जब जरूरत से ज्यादा ढल जाता है, ज्यादा छा जाता है, तो उसके बाद में मॉर्निंग का एक सवेरा, मॉर्निंग की जो एक सुबह की किरणें होती ना, वो हमें क्या करती है, नई होप देती है। लेकिन सोचो सोचो कि अगर वो उजाले का दिन जो है, वो लाइट का जो डे है, अगर वो भी धीरे 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 ढलता चला जाए और आपको लगे कि यार अब तो दिन खत्म हो रहा है लेकिन मेरा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ, तो माइंड में थोड़ा टेंशन आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है। और ऐसे टेंशन में भले भले महारथी जो है वो युद्ध का मैदान छोड़ देता है, लेकिन ऐसे टाइम के अंदर भी अगर कोई बंदा या बंदी टिका रहता है ना, तो 100% वो इस युद्ध के अंदर जो है वो फतह जीत हासिल करता ही करता है। आज ये हम सबका अपने आप में एक सौभाग्य भी रहेगा, और स्पेशली आज जो एक्सपीरियंस हमको सीखने वाला है, क्योंकि हम चाणक्य जी की बात को आज एग्जीक्यूट करेंगे। कौन सी बात? कि दूसरों के अनुभव से, दूसरों के एक्सपीरियंस से हमें सीखना है, क्योंकि खुद की जिंदगी हर मिस्टेक को करते करते बिताओगे तो जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। तो आज आप सभी के बीच में मैं यहाँ पर इनवाइट कर रहा हूँ राजस्थान जुडिशियल सर्विस 2021-22 के रिजल्ट के अंदर अपने आप को सिलेक्शन लिस्ट के अंदर रखने वाले कैंडिडेट्स हमारे सीमा जी, जो कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं, लेकिन राजस्थान से इनका पुराना कनेक्शन भी रहा हुआ है और वापस राजस्थान ने इनको बुला लिया है अपने पास में। सीमा जी, वेरी गुड मॉर्निंग कहूँ आपसे, या कहूँ एकदम शानदार आगाज जो आपने किया है। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे हैं आप? थैंक यू सर फॉर कनेक्टिंग विद यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म सर, थैंक यू वेरी मच सर। और अभी जो मतलब अभी एहसास तो चल रहा है जिंदगी का, मतलब जब से रिजल्ट आया है तब से मुझे लग रहा है एक तो आपका फोन जो है वो रिंगिंग मोड में चला गया होगा, बजे बजे रहा। तो अभी 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 सेलिब्रेशन कैसा चल रहा है, ये बताइए थोड़ा सा उसके बारे में। सर, जिन लोगों से जमाने से बात नहीं हुई थी सर, उन सब से बात हो गई इसी बहाने सर। अरे वाह, जिन लोगों से जिनसे जमाने से बात नहीं हुई थी उनसे बात हो गई। एग्जैक्टली, बिल्कुल। मतलब वो भी इंतजार लेके बैठे थे कि हमारे सीमा जी जज बनेंगे और तुरंत प्रभाव से हमें उनसे बात सुननी है, उनसे अपॉइंटमेंट लेना है, मिलना है। तो सीमा जी, ये तो सेलिब्रेशन तो ऑब्वियस सी बात है, जिंदगी एक बहुत बड़ा पार्ट रहता है, और इसका सबसे बड़ा जो रोल प्ले किया है वो आपने खुद ने, आपके डेडिकेशन ने किया है। बट सीमा जी, जो मैंने जाना है आपके बारे में, तो आप वो एडवोकेसी का रोल भी निभा चुके हैं, राइट? आप अपनी लाइफ में एडवोकेट भी रह चुके हैं, तो कहाँ आपने प्रैक्टिस वगैरह किया था? सर, मैंने लॉ फर्म्स में किया था सर। 2 लॉ फर्म थी दिल्ली में, उनमें ज्वाइन किया था सर। एक तो वशिष्ठ लॉ ऑफिसर करके थी और एक और सर केपी सुंदर राव एसोसिएट्स करके थी सर, वहां मैंने उनके गाइडेंस में आपका रहा था। तो सबसे पहले एक प्रैक्टिकल सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अक्सर मुझे कई प्रैक्टिसिंग एडवोकेट ये सवाल पूछते हैं कि सर, हम जो है जुडिशरी को प्रिपेयर करना चाहते हैं, जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, लेकिन इस प्रैक्टिस को और इसको कैसे मैनेज करें? अब ये इश्यू जो है आपके सामने भी आया होगा जब से वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया, तो आपका वो पॉलिसी क्या रहा सीमा जी, जो उन सभी वकीलों के लिए, उन सभी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के लिए फायदेमंद हो सकता है? प्लीज जरूर बताएं। सर, इससे पहले के जो अटेम्प्ट मेरे जो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, शायद उसका कारण यही था कि एक साथ 2 नाव में पैर रखना था सर। लेकिन एक साथ 2 नाव में पैर रखना, राइट, वो पॉसिबल नहीं है सर। है तो लेकिन क्वालिटी नहीं आ पाती आपके स्टडीज में। तो सर, जैसे ही इस बार की नोटिफिकेशन आई, तो सर मैंने सबसे पहले यही किया कि जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लाइंट्स की मैंने ली हुई है, तो उसको एकदम से तो छोड़ा नहीं जा सकता। कुछ को सर मैंने मेरे फ्रेंड सर्कल में जो भी मेरे एडवोकेट फ्रेंड्स हैं सर, उनको हैंड ओवर किया। कुछ एक जूनियर जो मेरे साथ थे सर, उनको मैंने, वो शुरू से केस देख रहे थे तो मुझे लगा ये हैंडल कर लेंगे, उनको दे दिया सर। तो उस तरफ से बिल्कुल फ्री होके फिर मैं सर इस तरफ से आई, इस तरफ आई जुडिशरी की। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब आप किसी केस को शुरुआत में टेक ओवर कर रहे थे, ले रहे थे, तो उसी समय आपके माइंड में था कि भाई जब वैकेंसी आएगी तब मुझे थोड़ा खुद को फ्री टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, तो पहले से ही अपने 2-3 जूनियर को साथ में वकालतनामा उनका साइन करवा के रखे? साथ में वकालतनामा साइन रहता था, और दूसरी स्ट्रैटेजी थी, मैं बहुत ज्यादा केसेस लेती भी नहीं थी सर।
और पहला कारण इसीलिए लॉ फर्म ज्वाइन करने का यही था कि लॉ फर्म में ये प्रॉब्लम नहीं होती है सर। इफ यू क्विट दैट लॉ फर्म, नो प्रॉब्लम, अदर कैन हैंडल दैट केस। हाँ, उसमें मतलब केस जो है वो मझधार में बीच में नहीं अटकता। जो इंडिविजुअल थे सर उनको मैंने लिमिटेड रखा था सर। तो ये स्ट्रेटजी थी सर। ओके, वैसे सीमा जी कहते हैं कि एक गर्ल कैंडिडेट जो होता है, फीमेल कैंडिडेट जो होता है, खैर उसकी लाइफ को तो शुरू से भगवान ने स्ट्रगल थोड़ा ज्यादा ही लिखा रहता है। मतलब वो अनमैरिड है तब भी सोसाइटी पिन पॉइंट करती है, प्रेशर डालती है कि बड़ी हो गई, शादी करो शादी करो। और जब वो शादी कर लेती है तो जिम्मेदारियां और बढ़ जाती है, 2 परिवारों की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाती है। और जब वो एक माँ के किरदार को निभाना शुरू कर देती है तब तीसरी जिम्मेदारी और आ जाती है। और आपके केस में ये तीनों चीजें एप्लीकेबल हुई है। आपके खुद के पेरेंट्स का भी कहेंगे, उनका ऑब्वियस सी बात है आपसे अटैचमेंट, उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी रहा। आपके इन-लॉज का जो ससुराल पक्ष है आपका, वहां पे आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी एक बहू के नाते रहती है। और तीसरा हाउसवाइफ का भी, अच्छा इसको तो मैं भूल ही गया, हाउसवाइफ की जिम्मेदारी भी, ये भी तो एक। और चौथा माँ की जिम्मेदारी। आपके 2 किड है, राइट? इफ आई एम नॉट करेक्ट? यस सर, बिल्कुल सर। ओके, तो 2 बच्चे हैं आपके, तो एक माँ की जिम्मेदारी, एक वाइफ की जिम्मेदारी, एक बहू की जिम्मेदारी, एक बेटी की जिम्मेदारी, 4 कैरेक्टर एक साथ प्ले कर रहे हो। और फिर उसमें आपने 5वां कैरेक्टर और डाल दिया जो कि एक स्टूडेंट का कैरेक्टर। कैसे किया इसको मैंने संतुलित, कैसे किया, बैलेंस कैसे किया? सर जुडिशरी तो चलो 2014 के बाद लाइफ में आई है। सबसे पहले भी मैंने एग्जाम्स दिए हैं, तब मम्मी पापा का प्रेशर रहता था कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो, उस टाइम भी प्रेशर था सर। और फिर जैसे ही आरएस वगैरह से क्लियर किया है मैंने, 2 बार इंटरव्यू कॉल्स आए सर मेरे, तो उस टाइम भी सर। लेकिन अच्छा, आरएस के इंटरव्यूज भी दे चुके हैं? यस सर, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। यस, अपॉइंटमेंट भी हुआ था, पर वही था सर, उस टाइम ना तो पीजी सिस्टम था, ना इंटरनेट था, ना कनेक्टिविटी थी सिटीज में इतनी ज्यादा। तो पेरेंट्स ने उस टाइम जाने नहीं दिया, कहा कि नेक्स्ट ईयर और अच्छा अटेम्प्ट करके देख लो सर। वो एमकॉम वाले साल ही मेरे क्लियर कर लिया था। तो आपने आरएस की सर्विसेज में सिलेक्शन होने के बावजूद भी इसको कंटिन्यू नहीं रखा? यस सर, तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट भी बनी सर सेम ईयर में, आरएस में भी अलाइड में आई, देन एमकॉम भी मैंने क्लियर किया, तीनों एक ही साल में हुआ सर मेरा। और बस वेरी नेक्स्ट ईयर सर मैरिज हो गई, फिर भी मैंने ऐसा छोड़ा नहीं सर उसे, फिर आरएस दिया सर। ये कौन से साल की बात है जब आपका सिलेक्शन हो गया, मैरिज हो गया? सर 19 शादी तो सर 2000 में हुई सर। 2000 के अंदर हुई थी, तो ये लगभग 1999-98 की बात आपकी रही होगी। यस सर, यस सर। तो सर उस टाइम जॉब छोड़नी पड़ी सर। फिर उसके बाद सर मतलब बेबीज थे सर, तो फिर जॉब छोड़नी पड़ी। फिर थोड़े से बड़े बच्चे हुए तो सीएजी सर सेक्शन ऑफिसर में सिलेक्शन हुआ सर एसएससी के थ्रू। अच्छा, तो उसको भी सर छोड़ना पड़ा, बच्चे प्ले स्कूल में थे। मम्मी ने कहा मैं आके रह लूंगी, कोई बात नहीं। नहीं सर, फिर पापा सफर करते। आप सीएजी हमारे आर्टिकल 148 कैग ऑफिस की बात ही कर रहे हैं? यस सर, उसमें ऑडिटर जनरल सेक्शन ऑफिसर। उसमें सेक्शन ऑफिसर आपका सिलेक्शन हुआ, तो वो तो बहुत अच्छा, पे स्केल भी उसका शानदार रहता है। ऑडिट कमर्शियल में सर, वो भी सर बहुत अच्छा अपॉइंटमेंट था, पर वही फैमिली के लिए वो भी सेक्रीफाइस करना पड़ा सर। फिर कुछ साल मैंने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगी, जब जॉब कर ही नहीं पा रहे तो मैं पहले बच्चों का ड्यूटी पूरी कर लेती। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता तुम खाली बैठे रहते हो, डू समथिंग। तो उनकी नजर में सर एलएलबी बेस्ट है, तो उन्होंने मुझे सर इसमें इंट्रोड्यूस करा। बस सर फिर चलते गए, जैसे जैसे पढ़ते गए ऐसे इंटरेस्ट आता चला गया। फिर ऑप्शंस देखे कि एलएलबी के बाद क्या ऑप्शंस हैं, तो बेस्ट मुझे सर जुडिशरी लगा। लेकिन जुडिशरी के भरोसे आप बिल्कुल खाली हाथ घर में नहीं बैठ सकते, तो मैंने लॉयरिंग भी स्टार्ट करी सर, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज भी काफी हद तक हेल्प करती है। तो एग्जैक्टली सही बात है सीमा जी। क्या होता है कि जुडिशरी का एग्जाम भी आके है तो एक कंपटीशन एग्जाम, और हर कंपटीशन एग्जाम को मैं अगर अपने शब्दों में कहूँ तो एक जुआ होता है, जहां पर आप अपनी मेहनत तो पूरी लगाते, सब कुछ लगाते, बट कहीं ना कहीं जो डेस्टिनी भी एक अपना एक रोल प्ले करती है वहां पर। बट सबसे खूबसूरत बात जो मुझे अभी इसके अंदर लगी है वो ये है कि आपने आरएस के राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के पद को छोड़ा, कैग में आपका सेक्शन ऑफिसर में सिलेक्शन होने के बावजूद आपने उसको ड्रॉप किया, उसको सेक्रीफाइस किया, और फिर आपने फाइनली जिद करके, इसको मैं जिद ही कहूंगा, यही सही शब्द रहेगा यहाँ पर। बस मुझे अच्छा ही पढ़ना लगता था, तो मेरे हस्बैंड ने कहा यू कांट लिव विदाउट स्टडीज, तो कंटिन्यू योर स्टडीज। अब सपोज ग्रेजुएशन हो चुकी थी, तो उसके बाद मैं कॉमर्स में सर कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि सर घर की जिम्मेवारी के साथ अपना टाइम नहीं दे पा रही थी मैं उन चीजों को। वैसे एक बात बताना चाहेंगे सीमा जी यहाँ पर कि आपके लाइफ पार्टनर वाकई में बहुत बेहतरीन पर्सनैलिटी मुझे लग रहे हैं, क्योंकि जनरली तो एक हस्बैंड वाइफ को कहता है कि यू कांट लिव विदाउट मी, लेकिन आपके हस्बैंड ने आपको जो स्टेटमेंट दिया वो कहा कि यू कांट लिव विदाउट योर स्टडी। दैट्स रियली अप्रिशिएबल।
क्योंकि वहां पर फिर आपका वो जिद जो है वो और स्ट्रांग हो गया। कहते हैं ना कि ब्याज के साथ कंपाउंडिंग ब्याज का फॉर्मूला भी एप्लीकेबल हो गया। तो अब ये जिद जो है, ये किसी ने कहा आपको कि यार बहुत जिद्दी हो यार, अब तो मतलब तुम 40 प्लस जा रहे हो, अब क्या एक तो इसमें पीछे लगे हुए हो, उसके बाद ऐसा भी कुछ हुआ होगा कभी लाइफ में आपके साथ? सर जैसे जो इमीडिएट फैमिली है सर, हाँ। जो जैसे रिलेटिव्स होते हैं, इमीडिएट फैमिली, फादर मदर, ये सब तो कोई कुछ नहीं कहते सर। लेकिन जो और रिलेटिव्स है वो कहते हैं कि लाइफ को एंजॉय करो, तुम्हारी एज में जाके तुम्हें कमी किसी चीज की नहीं है, आराम से एंजॉय करो। दिल्ली में रहते हो, ज्यादा ही मन कर रहा है तो दिल्ली में लॉयरिंग कर लो, पेमेंट अच्छी है, सब अच्छा है। तो सर कहीं जाके ना दिमाग और दिल में तो एक फाइट थी कि नहीं, ये मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा सर लॉयरिंग। और जब आप उनकी बात नहीं मानते हो, यही कहते होंगे तुम तो बड़े जिद्दी हो। नहीं सर, कुछ कहा नहीं सर, हमने किसी को कुछ नहीं कहा। किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उनके मन में कहेंगे था कि यार ये लड़की बहुत जिद्दी है, मतलब अभी इतना सब कुछ है फिर इसके सर पास में। बस यही था सर, स्ट्रगल को अंदर ही रखा, बताया नहीं कि क्या कर रही हूँ मैं, क्या नहीं कर रही। मैंने कहा कभी हो जाएगा तो बता देंगे, नहीं तो चल चल रही है गाड़ी से। मैं यहाँ पर आप सभी को बताना चाहूंगा, एक दो दिन पहले जब सीमा जी से मेरी बात हुई थी आज के इस इंटरव्यू सेशन को शेड्यूल करने से पहले, तो इन्होंने फोन पे कही थी कि सर जिद्दी जिद्दी तो सब लोग कहते थे, लेकिन अब वही लोग मुझे कहते हैं कि ये तो आपका जुनून है। वो क्या क्या लाइन कही थी आपने, मैं सुनना चाहता हूँ वापस एक बार सबके सामने। सर यही कि जब जिद पूरी नहीं होती ना तो लोग उसे जुनून का नाम दे देते हैं सर। अरे वाह, तो क्या जुनून बात है। है। तो जुनून वो वाकई में आपने और साबित भी करके दिखा दिया आपने, तो यहाँ पर अब तो अब कुछ किसी को बताने की जरूरत भी नहीं रहेगी यहाँ पर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके। तो जब आप छोटे थे, स्कूल टाइम से थे, तो क्या तभी से ऐसा सीन था कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही आप इंटेलेक्चुअलिटी के अंदर बहुत आगे रहे हो? सर बस सरस्वती माँ का सर आशीर्वाद रहा है बचपन से ही सर। जितनी भी क्लासेस जो इम्पोर्टेंट एटलीस्ट क्लासेस थी, सब में मैंने अपनी फर्स्ट पोजीशन मेंटेन रखी सर थ्रू आउट। फर्स्ट रैंक रहे हैं आप स्कूलिंग के अंदर भी? 12th में भी सर मेरा गुजरात बोर्ड में नहीं सॉरी सीबीएसई बोर्ड था सर गुजरात में। वहाँ 12th में भी सर मैं पूरा उस एरिया को टॉप किया था सर कॉमर्स में। बहुत बेहतरीन। उसके बाद सर बस एमकॉम में भी सर सेकंड पोजीशन थी, एलएलबी में भी सेकंड पोजीशन आई सर मेरी। तो ये मतलब एक लगता था कि मैं बनी शायद पढ़ाई के लिए हूँ, मुझे ये चीज अंदर ही अंदर लगती थी कि मुझे इसके अलावा कुछ नहीं आता है सर। और सोशल गैदरिंग्स वगैरह ये मैं ज्यादा एंजॉय नहीं करती थी सर, मैं थोड़ा इसी साइड इंक्लाइन थी सर मैं। अच्छा, मैंने ये भी आपके अभी कुछ दिन पहले बातचीत हो चल रहा था, तो आपने ये भी बताया था कि घर में आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट माना जाता है, आप मतलब अपने बच्चों को टीवी वगैरह भी देखने नहीं देते हो, ऐसा भी कुछ होता है? सर फाइनली अब जाके जब बड़े हो गए हैं सर, मतलब तब जाके मैंने उनको अलाउ किया है। बचपन में सर उनके कारण हमने भी, मतलब मैं मेरे हस्बैंड हम भी टीवी नहीं देखते थे। कोई गाना कोई बजाना, मतलब कुछ ठीक नहीं लगा कि बच्चों को एक्सपोजर इतना जल्दी दिया जाए टीवी में, पिक्चरों में। तो ये सब मेरे घर में था ही नहीं सर। हाँ बाहर खेल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, हम आपको बाहर घुमा लाएंगे, पिकनिक ले चलेंगे, लेकिन टीवी एंड मोबाइल ये नहीं दिए थे सर बच्चों। अच्छा सीमा जी, आपने ये तो बताया कि कहीं की आपके जो पेरेंट्स थे वो आपको ऐसे डांट लगाया करते थे कि पढ़ लो वगैरह वगैरह, लेकिन क्या कभी ऐसा भी हुआ कि मैंने तो देखा है कि बच्चे भी डांट लगा दिया करते हैं पेरेंट्स को? मैं तो बहुत पढ़ी है सर, मम्मी से तो अभी तक पढ़ती है सर। हाँ। और इवन ये आपस में इनकी कॉन्स्पिरेसी चलती है, बच्चे वहां शिकायत कर देते हैं मम्मी आज गेम खेल रही थी। किन की कॉन्स्पिरेसी, बच्चों की और आपकी मम्मी की? यस सर, उनकी सर। अच्छा। तो कभी जैसे सर कभी पढ़ते पढ़ते थोड़ा बोर हो गए, बहुत पाइल अप हो गया बहुत सारा याद करने का, तो कभी कभी मैं ऑनलाइन सर गेम वगैरह कुछ लूडो वगैरह गेम खेल लिया, या सिर दर्द हो रहा है तो सॉफ्ट म्यूजिक सुन लिया, या कभी नींद आ रही है तो फास्ट म्यूजिक सुन लिया। ये सर इन तीन एंटरटेनमेंट के अलावा मेरे पास कोई एंटरटेनमेंट नहीं था सर। अच्छा, और जब आप एंटरटेनमेंट करते हुए रंगे हाथ पकड़े जाते तो सर ये शुरू हो जाते थे। मैंने कहा अभी 5 मिनट हुई है मुझे, लेकिन वो भी फिर चला अच्छा चलो ठीक है अलाउ किया, उससे ज्यादा नहीं देते थे 5-10 मिनट होगा नहीं। मतलब बिल्कुल अपोजिट रोल है सीमा जी यहाँ पर। मतलब हमने पूरी नजर रखते थे सर मुझ पे, बच्चों ने पूरी नजर रखी है मम्मी पढ़ रही है क्या कर रही है। ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपके हस्बैंड ने कहा कि बेटा तुम मेरे चलते फिरते सीसीटीवी कैमरा हो, ध्यान रखना मम्मा पढ़ाई करती कि नहीं करती है। सर ये भी ये सबका एक तरफ एक साइड थे सर, मैं अकेले एक साइड थी कि नहीं वेस्ट तो नहीं कर रही टाइम। तो ये सबके पता है सीमा जी, सबसे अच्छी बात ये थी कि उन सभी के दिल में, उन सभी के माइंड में एक ही था कि आपके बच्चे ये चाहते थे कि हमारी मम्मी जज बने, आपके लाइफ पार्टनर चाहते थे कि मेरी लाइफ पार्टनर जज तो बननी चाहिए, आपकी मदर आपके फादर ये चाहते थे कि बेटी जो है उनकी जज बनके ही जो है दम ले। तो ये कहेंगे अपने आप में रोल रहा। अच्छा सीमा जी, ये सच है क्या कि आप दिल्ली से जोधपुर जब आ रहे थे तो आपके फादर, जिनकी एज आई थिंक 70 प्लस है,
वो ड्राइव करके मतलब आपको यहाँ पे लेके आए थे, ऐसा क्या क्या वो सीन हुआ था एग्जाम के दौरान का? एग्जाम्स देने जाते थे सर, वो ड्राइव करके उस टाइम जाते थे जब मेंस के एग्जाम्स होते अच्छा। थे, प्री के एग्जाम्स होते थे। इवन प्री का सेंटर बहुत रूरल एरिया में आया था सर, तो वो बेचारे ड्राइव करके गए, तो मुझे सर उन पे बहुत दया आती थी कि मेरे कारण ये परेशान हो रहे हैं। एक्चुअली उनको थोड़ा जयपुर का आइडिया है, मेरे हस्बैंड को आइडिया नहीं था, तो इन्होंने कहा कि अंकल को ले जाओ। तो सर बस वो मुझे बहुत दुख पहुंचता था कि मैं इस एज में उन्हें तंग कर रही हूँ, तो मुझे था कि मैं इनके लिए कुछ मैं करना है, अपने लिए तो है ही है जो है, लेकिन इनके लिए करना है। फिर बच्चे भी सर गिल्ट फील करते थे कि हमारे कारण मम्मा ने कई नौकरियां छोड़ी हैं, तो इनको फुल सपोर्ट हमें देना है। तो सर हर एक मेंबर का सर बहुत अच्छा मेरे को सपोर्ट मिला, शायद इसीलिए सर मैं यहाँ पे इस वीडियो को अभी जितने भी कैंडिडेट, खासकर फीमेल कैंडिडेट्स देख रहे हैं, आप बहुत ध्यान से सुनेगा इनकी बात को। यहाँ पर आप सीमा जी के अंदर पता है अपनी खुद की एक मिरर इमेज देख सकते हैं। आपकी लाइफ के अंदर भी यही चीज होता है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि मैरिड लाइफ के अंदर आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इन्होंने भी कोई भी जॉब जो अपनी मेहनत से हासिल की, आसानी से थोड़ा ना छोड़ी होगी, क्योंकि देखो इंसान है, ह्यूमन नेचर है, थोड़ा पेन तो होता ही है। सीमा जी सही है, कई बार छोड़ने के बाद थोड़ा दर्द तो बहुत सोचना पड़ा सर, क्या करें, चंडीगढ़ पोस्टिंग आई सर, कैसे ज्वाइन करूं, बच्चे को छोड़ के नहीं जा सकती दिल्ली में सर मैं, अल्टीमेटली सर जॉब ही छोड़ा सर फिर। तो वहां पे देखो सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है, लेकिन जो ईश्वर जो है ना, वो हमेशा कोई न कोई आपकी सेक्रीफाइस का वापस आपको रिवॉर्ड देता ही देता है। और शायद ये भी था सीमा जी, आपका ये अंतिम अटेम्प्ट था, राइट? मतलब इसके बाद शायद आप एलिजिबिलिटी खो देते। बिल्कुल यस सर। और अंतिम अटेम्प्ट के अंदर जो कहते हैं ना कि लास्ट ओवर में मैच को जिताना है, और उसमें अब दबाव भी है, सब कुछ भी है, आपने तो फिर प्रेशर भी रहा होगा आपके ऊपर कि भाई अब तो लास्ट अटेम्प्ट करो या मरो वाली बात है। बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब यही एब्सेंट हो जाए तो सर डबल मेहनत लगती है। दूसरा सर थोड़ा कोरोना वगैरह हो गया सर एग्जाम से जस्ट पहले, चारों मेंबर्स को, आपको, आप पूरी फैमिली को? अप्रैल में सर, यस सर, ऑल वर इन देयर रूम सर विद 103 फीवर, 4 फीवर, और कौन किसकी हेल्प करे, कैसे करे, समझ नहीं आ रहा था सर। और एग्जाम को 10 दिन बचे थे सर, बहुत मुश्किल था सर वो टाइम। किसी से हेल्प नहीं ले सकते थे सर, ये डिजीज ऐसी है, किसी से हेल्प नहीं लेना, मेट्स नहीं है, तो परेशानी तो सर बहुत है। उसके अलावा सर कोई डिस्कशन ग्रुप पहले नहीं था सर, बाद में आपके हेल्प से सर बहुत, मैं बस यहीं पर शुरू हो जाती हूँ मैं। लिंकिंग लॉज जो मेरी हेल्प करी है ना सर, इससे पहले मतलब मैं क्लैरिटी नहीं थी सर, कुछ चीजों की कंसेप्ट, ऐसा नहीं कहते कि लॉ आता नहीं था, आता था, लेकिन जो एक कोरिलेट करके आपने कंसेप्ट को समझाया ना सर, उससे वो इंटरेस्टिंग हो गया। और जब कोई चीज में इंटरेस्ट आता है तो याद जल्दी होता है और रिटेन रहता है माइंड में। तो सर ये क्वालिटी लिंकिंग लॉज से आई है सर मुझे। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू सर एंड योर टीम सर, थैंक यू वेरी मच। परेशानियों को आपने आसान किया सर, ये जो लास्ट अटेम्प्ट था ना सर मेरा, 100% तो दिया ही है सर, फैमिली ने भी बहुत हेल्प किया, लेकिन सर आपका भी सर जो हेल्प रही है ना सर वो अनमैच्ड। अच्छा, तो जो ये जरूर बताइए कि मतलब ये जो लिंकिंग जिसको आपने अप्लाई किया, क्योंकि आपने शायद इससे पहले इसको अप्रोच को फॉलो नहीं किया होगा। नहीं सर। जब आपने पहले वाला अटेम्प्ट दिया होगा, तो ये पहली बार इसी अप्रोच के साथ आपने अटेम्प्ट दिया था ये वाला? हाँ जी सर, इस अप्रोच से पहली बार दिया था सर। इस अप्रोच के साथ तो आपके बेरेक भी रंग बिरंगे होंगे, क्या मैं कह सकता हूँ कि वहां पर आप? पूछो मत सर, मैं फोटो नहीं दिखा सकती उनकी सर। लेकिन मैं आपको यहाँ पर इंसिस्ट जरूर करूंगा, अगर आप दिखा पाए, अगर आपके आसपास हो वो भी, तो कैंडिडेट्स को भी पता चलना चाहिए कि जब तक कोई भी जो आपको अच्छा लगे, जिस वो भी आपका सीपीसी, सीआरपीसी का कोई भी एक बेरेक। अब देखो आज आप लोगों को है ना, मैं बता रहा हूँ, एक जुडिशियल ऑफिसर का आप समझ लो कि तिजोरी कहते हैं ना, वो तिजोरी मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि बेरेक जो होता है वो हर कैंडिडेट के लिए किसी खजाने से कम नहीं होता। तो अब यहाँ पर कैमरे के अंदर आप ये देखोगे कि कितनी रंग बिरंगी डिजाइन लिंकिंग के जरिए मैम दिख पा रही हो तो सर, वैसे इसमें तो बहुत कम है, मैं पेजेस ढूंढ के बताऊंगी सर, इसकी शक्ल। लेकिन यहाँ पर भी हमको इसकी शक्ल का मेकअप दिख रहा है, मतलब पूरी शक्ल काली पीली, पता नहीं क्या है सर, ये मैं ही समझ पाती हूँ, इसको कोई नहीं समझ पाता सर। अच्छा, अब आपसे एक सवाल, अगर आपके पास कोई आया और बोले कि मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, ये बेरेक मुझे दे दो सीमा जी, तो आपका क्या आंसर होगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, नहीं दूंगी, सब कुछ है सर मेरा। एग्जैक्टली पता है क्या होता है सीमा जी, एक टाइम के बाद में, अब जो ये आप लिंकिंग करते जाते हो, हर सेक्शन के आगे कुछ लिंक विद कर रहे हो कि हाँ ये वाला यहाँ से कनेक्ट करो, ये वाला वहां से कनेक्ट करो, तो उसके बाद में उसका अटैचमेंट करते करते हमारे इमोशन ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। अब फिर आपको सर ये नहीं होगा तो कुछ याद ही नहीं रहेगा, यही है रिमाइंडर के लिए, यही सब कुछ है मेरा सर। ओके, तो अपनी लिंकिंग स्टाइल का कुछ तरीका बताओ, कैसे, मतलब कोई तरीका वरीका याद है कैसे क्या करते थे?
सर एक तो मैं थोड़ा सा मेरे रजिस्टर जो है सर वो भी किसी के समझ के पार है सर, परे परे यस सर, क्योंकि उसको मैंने क्या किया था, एक कंसेप्ट है, एक या दो पेज जो डबल शीट्स है उनके अंदर ही कंपाइल हो जाए सारा, जो एक वर्ड व्यू होता है वो मेरे सामने रहे। तो जैसे एविडेंस का सर आपने बताया था, तो जो सीआरपीसी में था सर, उन सबको मैंने एक पेज पे पूरे पे रखा। अगर कमीशन का कुछ है, ऑर्डर 26 है, तो उसको मैंने एक पेज पे रखा, छोटा छोटा लिख के, कि शायद बाकियों को समझ में नहीं आएगा मैं क्या लिख रही हूँ, लेकिन वो मुझे समझ में था। तो जैसे एग्जाम्स आते हैं ना सर, तो रिवाइज करना बहुत इजी, इंस्टेंट कि आप बैरेक में पूरा एक एक सेक्शन पढ़ो, तो वो बर्ड आई व्यू आपके सामने रहेगा ना, तो सर सीधा आप उसको डायरेक्टली कनेक्ट कर पाएंगे। अब जैसे आपके सामने प्रोक्लेमेशन वर्ड आ गया तो वहां पर ऑटोमेटिकली 82 का 4 भी याद आ जाएगा, 41 भी याद आ जाएगा। एग्जैक्टली। तो ये स्ट्रेटजी सर मुझे बहुत हेल्पफुल रही सर लिंकिंग लॉस की, कि बर्ड आई व्यू सामने रहता है सर। तो जो नए कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि देखो ये मेथड अलग तरीके, नए तरीके का मेथड है, तो क्या जो पुराने कैंडिडेट्स हैं उनको इस मेथड को सजेस्ट करने में आप फील कर रहे हो कि उनको ऐसा सजेस्ट किया जा सकता है? सर, बिल्कुल सर, क्योंकि अगर ये चीजें सच बताएं सर लाइफ में पहले आ गई होती तो शायद मेरे को पहले ही बन गई होती सर, क्योंकि क्लैरिटी जो आती है सर कंसेप्ट की बहुत जरूरी है। आप एक रट्टा मार सकते हो, वो कब तक रुकेगा, अगर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया तो रट्टा काम नहीं आएगा। तो आपके लिए क्लैरिटी जरूरी है कि ये है तो ऐसा क्यों है। तो वो चीजें सर आपने बहुत अच्छे से समझाई थी चार्ट बनाते टाइम, कि ये कंसेप्ट यहाँ क्यों डाला गया, ये चीज को शेल क्यों है, मे क्यों है, आपने एक एक चीज बताई थी सर। तो उन चीजों ने तो सर बहुत अब उससे एक कदम और मैंने इसको आगे इंप्रूव किया है। एक लिंकिंग चार्ट्स का कॉन्सेप्ट भी मैंने निकाला है अभी, और ये लिंकिंग चार्ट्स के अब कैंडिडेट्स के सारे स्टडी रूम के लगभग लग चुके हैं। अब वो कैंडिडेट्स अपने स्टडी रूम में घंटों उसके लिंकिंग चार्ट के सामने खड़ा रहता है। वहां पे मैंने बकायदा मेंशन करा है लिंक विद, क्योंकि मेरा ही मानना है कि खाली दीवारें नहीं बोलती है, लेकिन दीवारों के ऊपर कंटेंट होगा तो कंटेंट बोलेगा, है ना। चलिए वापस आते हैं, इंटरव्यू की बात करना चाहूंगा मैं आपसे यहाँ पर सीमा जी। जब आप इंटरव्यू फेस करे, आपका इंटरव्यू कितने मिनट तक चला था? मोर देन 25 मिनट्स था सर। 25 मिनट्स था, ज्यादा ही था, आधा घंटा भी हो सकता है एग्जैक्टली याद नहीं। तो ऑनरेबल बोर्ड में से किसी का भी नाम जानकारी हो तो भी नहीं बताते हुए, कितने मेंबर्स थे वहां पर बोर्ड के अंदर? सर 3 मेंबर्स थे सर। 3 मेंबर्स थे। तो जाते ही सवालों की बौछार स्टार्ट हो गई थी, या उन्होंने पहले आपको कंफर्ट जोन किया है? कैसे मैंने कंफर्ट किया सर, कि जैसे मैंने एंटर किया, मे आई कम इन सर, गुड आफ्टरनून सब किया। Then I stood by my chair. Then one of them said, "Please be seated." तो सर मैं comfortably, gradually अपने बैठ गई आराम से। Then कहते आराम से बैठ जाइए, कोई बात नहीं। फिर 1-2 मिनट का पॉज दे करके उन्होंने फिर स्टार्ट किया। अच्छा आप कहाँ से हो, मतलब पहले पूरा इंट्रोडक्शन नहीं मांगा उन्होंने, आप कौन हो, कहाँ से हो, क्या। मुझे एक था कि सबसे पहले मुझसे पूछा जाएगा आप इतने साल कहाँ थे, इतने साल क्यों लगा दिए। मुझे इस क्वेश्चन से बहुत डर था, पर टचवुड उन्होंने इस क्वेश्चन पे स्ट्रेस नहीं करा सर ज्यादा। मैं इस चीज को थोड़ा सा और हाईलाइट करना चाहूंगा। मतलब आपको इस बात का डर था क्योंकि आपने बहुत टाइम बाद वापस जुडिशरी का आप एक इंटरव्यू फाइट कर रहे थे, काफी लंबा टाइम हो गया था। अब आप इसको एज के एंगल से देखें, किसी भी एंगल से देखें, तो आपके माइंड में ये एक फियर था कि यार वो मुझसे सवाल पूछेंगे। मुझे लीगल क्वेश्चन का डर नहीं था सर, मुझे इस क्वेश्चन का डर था सर कि दे आस्क मी कि एलएलबी जब हुई तब क्या किया, और पहले वाली जॉब का ये वो। तो मेरे दिमाग में बहुत कंफ्यूजन चल रहा था कि मुझे क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। तो फिर भी उन्होंने ज्यादा स्ट्रेस नहीं किया, अंडरस्टैंड कि वुमेन कैंडिडेट है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मतलब मुझे ये लगा कि सर वो समझते हैं इन चीजों को, तो उन्होंने मुझे ज्यादा प्रेशर नहीं किया इस चीज पे कि आप आंसर दीजिए इस चीज का। राइट। बस उन्होंने 1-2 पूछे कि आपने किस टाइप के केसेस करे, तो मैंने जैसे बता दिया कि मैंने कैट में अपियर हुई हूँ, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में गई हूँ, मैं सीआरसी में गई हूँ, मैं डीएसटी दिल्ली स्कूल ट्रिब्यूनल्स हैं इनमें गई हूँ, और कंज्यूमर केसेस है, एनआई एक्ट केसेस है। तो सर उन्होंने उसी में से 1-2 क्वेश्चंस निकाल दिए, बहुत सिंपल पूछे कि चलिए बताइए कैट का कहाँ दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर एनआई एक्ट का पूछ लिया, इंटरिम रिलीफ जो मिलता है कंपनसेशन वो कहाँ दिया है। तो उनको ये था कि अगर प्रैक्टिस करके आए तो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, और डिटेल में नहीं पूछा, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस 1-2 पूछे थे। मतलब अगर कोई कैंडिडेट्स अगर कहे कि मैं प्रैक्टिसिंग पर्सन हूँ, तो कहीं की थोड़ा सा वो उसको बेसिक जानकारी के बारे में परखा जाएगा, उसका एग्जामिन किया जाएगा। तो सर इसलिए अपनी फाइलें भी देख के गई थी मैं केसेस की, क्योंकि कईयों का सुना था कि फैक्ट पूछ सकते हैं केसेस के। तो वापस 1-2 साल बाद, 3 साल, क्योंकि कैट वगैरह का भी थोड़ा पुराना हो गया था सर, वो केसेस कंज्यूमर केसेस दोबारा निकाले, देखे कि किस केस में क्या फैक्ट थे, पढ़ के गई थी सर मैं थोड़ा सा, कि रेडी रहना चाहिए, लेकिन आज के नहीं। राइट।
तो ये यहाँ पे सीन रहा। अच्छा, कुछ पर्सनैलिटी जीके वीके का भी रोल रहता है आपके इसके इंटरव्यू के अंदर? Yes, आप sir. वाले में राजस्थान रिलेटेड उन्होंने काफी पूछा, लॉ का काफी पूछा। नियर अबाउट सर दे आस्क्ड मी 35 क्वेश्चंस। 35 क्वेश्चंस Yes, विद sir. इन बाकी उनके मैंने कंपेयर करा 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन। मैंने कहा मुझे काफी लंबा उन्होंने इंटरव्यू किया एंड दैट वाज लाइक रैपिड फायर सर। मेरा तो एटलीस्ट रैपिड फायर कहूंगी कि बी क्विक इन योर आंसर। जैसे सेक्शन 299 मर्डर, वो सॉरी कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर में डिफरेंस बताइए सर। कॉपी में तो पेज भर के याद है, लेकिन वहां शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए सर। मैंने उसको 2 लाइन में बताया सच में। अब मुझे नहीं पता वो उनको कैसे कितना जस्टिफिएबल था या नहीं था एग्जैक्टली, लेकिन वहां पे ये है कि हमको हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होना चाहिए, लिसनिंग अच्छी होनी चाहिए, और हाजिर जवाबी जिसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस आंसर जो है वो आना वहां पे जरूरी होता है। एक सर ऐसा भी हुआ होगा कि कुछ सवालों के आंसर नहीं आए, थोड़े से घबराए हुए उस पे, ऐसा कुछ हुआ वहां? हाँ जी सर, 1-2 में हुआ था। जैसे उन्होंने पूछा लॉन्गोवाल क्या है, कहाँ है? हाँ। तो मैंने सर सीधा पहले बोला, क्योंकि सर मैं पंजाब में भी रह चुकी हूँ, गुजरात में रही हूँ, तो मुझे जो मेरे टाइम का याद था, बचपन का याद था कि लॉन्गोवाल सर पंजाब में एक गाँव है। मैंने ये बोल दिया। तो उन्होंने कहा नहीं राजस्थान का बताइए। मैंने कहा सॉरी सर, अच्छा राजस्थान में एक सर बॉर्डर विलेज है जहाँ पे माता का मंदिर है। देन दे ट्राई टू कंफ्यूज मी कि अच्छा करनी माता का मंदिर। मैंने कहा नहीं सर, करनी नोट माता का मंदिर। लीडिंग क्वेश्चन रहा वहां पे, जानबूझ के सर। यस सर, दे ट्राई टू कंफ्यूज मी कि ये अपने पॉइंट पे स्टैंड करती है कि नहीं करती है। फिर इनफैक्ट ऐसे इश्यूज का पॉइंट था कि इश्यूज अमेंड हो सकते हैं। तो जैसे मैं आंसर करूंगी तो अच्छा पार्टी भी अप्लाई कर सकती है, ऐसा कर सकती है। तो दे स्ट्रेस करेंगे। उन्होंने कहा कि कर सकती है, ऐसा हो सकता है, मतलब इस तरह से ताज्जुब बताते हैं कि आप गलत बोल रहे हो। तो आपको वो आपको एक तरीके से इनडायरेक्टली प्रोवोक किया जाता है कि हाँ अब आप इसका आंसर गलत दो या सही दो, ताकि आपके कॉन्फिडेंस को चेक फर्म हो कि नहीं हो अपने पॉइंट पे। वो उन्होंने कई क्वेश्चंस में मुझे इस तरह से किया सर चेक, तो ठीक आंसर किया सर। ओके, बट फिर भी एंड कहते हैं ना अंत भला तो सब भला, और फाइनली जो है आप बाहर आ ही गए। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं बात करूं जैसे प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी के बारे में, तो आपने प्रीलिम्स के साथ साथ में मेंस को फोकस में रखा था सीमा जी? सर बहुत ज्यादा मैं इसलिए नहीं कर पाई कि पहले था कि मैं शायद नहीं अटेम्प्ट करूंगी अटेम्प्ट को सर। इस वाले को लास्ट अटेम्प्ट था मैं तैयार। आपका आपने बताया कोविड भी उसी टाइम हुआ था चारों मेंबर्स को, और 10 दिन बाद एग्जाम था उस दिन। सर 3-4 बार हो चुका है सर कोविड तो, लेकिन ये मेंस के पहले भी हुआ, प्री के पहले भी हुआ सर। तो 3-4 बार हो चुका है। कुछ विशेष लगाव हो गया था उसको, या अट्रैक्शन हो गया था कि नहीं भाई हमको तो हम जब भी हमारा वेव आएगा हम एक बार तो सीमा जी के घर पे जाके आएंगे, ऐसा कुछ हो गया था उनको? पॉसिबल सर, पता नहीं क्या था सर, आई डोंट नो। लेकिन तो एक था कि सर पोस्ट कोविड चल रहा था सर, बिल्कुल मतलब वीकनेस और ये सब काफी। तो मैं इस पॉइंट पे थोड़ा सा गहराई में जाना चाहता हूँ सीमा जी। जब आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक बार तो डिसाइड किया कि नहीं देना है, yes, आपको पता था कि लास्ट अटेम्प्ट है आपका, और आपने एक उस पर्टिकुलर मोमेंट्स में आपके माइंड में नेगेटिव चीज भी है कि नहीं देना है। yes, उस टाइम में आपने खुद को ओवरकम कैसे किया? सर सच में बताएं सर, इसमें फैमिली ने ओवरकम करवाया सर। इन्होंने फोर्स किया कि नहीं करिए, लास्ट अटेम्प्ट है तो अब नहीं दोगे तो रिग्रेट करोगी, दे दी उसको। मैंने कहा जब तक कुछ कोचिंग कुछ गाइडेंस नहीं है तो मैं अटेम्प्ट को वेस्ट नहीं जाने देना चाहती। तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि अच्छा ठीक है आप जयपुर जाओगे, आप पीजी लेके रहोगे, आप करोगे। फिर सर मैंने कांटेक्ट किया कुछ जगह पे, लेकिन फिर बाद में पता लगा कि ऑनलाइन हो सकता है। तो सर सोने पे सुहागा, मैंने यहीं से ज्वाइन किया, अपनी फैमिली को भी यहीं से संभाल लिया सर, और लिंकिंग लॉस को वहां पे गलती से लिंकिंग लॉ आ गया। नहीं सर ऐसे नहीं कह सकते सर, लेकिन बहुत हेल्पफुल रहा सर। हम सभी लोग बहुत मतलब एक्साइटेड हैं आपके लाइफ पार्टनर से मिलने के लिए। दैट विल बी प्लेजर ऑफ आवर कि वो जो लाइफ पार्टनर ने आपको अपनी लाइफ में पूरा एकदम बूस्टर डोज देते रहे, तो उनसे मिलना चाहेंगे आप प्लीज उनको। सर स्ट्रॉन्ग डोज भी मिले हैं सर, सारे डोज मिले हैं सर, सब टाइप के सर। अच्छा वो उसके लिए तो आई विटनेस से ही पूछ लेते हैं कैसा रहा था मामला। लाती सर। यस प्लीज। तो यहाँ पर अब देखिए ऐसा है कि कहते हैं ना बहुत फर्क पड़ता है। एक लाइफ पार्टनर जब आपको असिस्ट करता है तो दुनिया से लड़ने की हिम्मत मिल जाती है, और ये हमारे इस केस में शिवाजी वाले मामले के अंदर भी रहा। तो अभी दोनों लाइफ पार्टनर हमारे सामने होंगे, और एक लाइफ पार्टनर। सबसे ताज्जुब की बात पता है क्या, आरएस के जैसे एक डिग्निटी वाले पोस्ट में सिलेक्शन के बाद में उसको सैक्रिफाइस करना, फिर कैग वाली पोस्ट के अंदर वहां पर जो सेक्शन ऑफिसर में उनका अपॉइंटमेंट हुआ उसको सैक्रिफाइस करना,
ये सेक्रीफाइस तो भैया एक नारी शक्ति ही कर सकती है, ये बात कहने में कोई दो राय नहीं है। मतलब अगर बीइंग अ मेल पर्सन कहा जाए ना कि आपको यहाँ पे सेक्रीफाइस करना तो बड़ा मुश्किल काम है, नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। ये काम तो कौन कर सकता है, सिर्फ एक फीमेल पर्सनालिटी ही कर सकती है। तो चलिए यहाँ पर अभी थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं आने का, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने जो जर्नी स्टार्ट की है वो जर्नी एकदम सफल डेस्टिनेशन तक पहुंच गई है, ये बहुत बड़ी बात है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो एक्सपीरियंस आपको भी सीमा जी ने इंटरव्यू के बारे में बताया, तो आप लोग भी तैयार हो जाएं और कुछ मिथ को हमें नहीं पालना है। जैसे कि एज वाला मिथ मत रखो, जैसे सीमा जी के माइंड के अंदर भी कहेंगे थोड़ा सा लोगों ने ये मिथ भर रखा था कि भाई आप एक क्राइटेरिया आप क्रॉस कर चुके हो, आप आफ्टर 40 में जा चुके हो, तो उसके बाद में फिर वो आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे, वो न्यू एज के कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं। तो ये मिथ हमें नहीं रखना है। अगर हुनर है, टैलेंट है, तो सर्टनली वो अपने आप में क्या करेगा, काम है जो करेगा, है ना। और आप देख लीजिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आरजेएस की पूरी लिस्ट के अंदर सी इज द एल्डेस्ट कैंडिडेट्स, आखिरी अटेम्प्ट के अंदर, मतलब आखिरी उम्मीद तक इंसान को ना अपना विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए खुद के ऊपर। और यही चीज जो है वो यहाँ पर हमने सुना। इनफैक्ट अब मैं भी कह सकता हूं कि इस बात का तो एक प्रत्यक्ष प्रमाण जो है मैं आपके सामने रहेगी, जिन्होंने इस बात को सुना भी है, जाना भी है, ऑब्जर्व भी किया है। तो आइए जरा यहाँ पर आपके बीच में यस सर, प्लीज प्लीज सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। तो हम आपको कहेंगे सर कि हमारे राजस्थान को सर but in your guidance he has get the success, otherwise so it was not possible. It's not so easy because family के साथ time share करना, it's not so easy. Sir, literally sir, it's very difficult to manage the home affairs and children's. Yes, but as he is saying that you cooperate very well sir, and not just as a cooperating person, as a motivator as well as. नहीं मतलब देखो, ये तो इनका डे 1 से थोड़ा सा पैशन है स्टडी का, तो मैं यही बोला कि क्यों नहीं आप जुडिशियल सर्विस ट्राई करते हो, तो थोड़ा सा इनको गाइडेंस का था। तो जब आपकी एकेडमी के बारे में मालूम हुआ तो ये काफी इंस्पायर हुए कि नहीं बहुत अच्छा है, बहुत डेप्थ में पढ़ाते हैं। तो देन इनको ये मतलब नो डाउट कि आपकी जो इंस्टीट्यूट है उसी की वजह से इनका 80% क्रेडिट तो आपका है, बिकॉज जहां इनका डेफिशिएंसीज था वो आप लोगों ने रिकवर करा। अदरवाइज ये लास्ट टाइम एक बार जब दिए थे तो कहीं ना कहीं कुछ डेफिशिएंसीज रही थी, सो दैट ये इनको चीजों को रिकवर कर पाए, क्योंकि आप अगर इनको नहीं गाइड करते तो शायद टफ होता, इतना इजी नहीं था। बस मैं इसमें आपके इस स्टेटमेंट में से थोड़ा सा मैं अमेंडमेंट करूंगा। 80% नहीं कहूंगा सर मैं, 50% रोल आप भले कह दीजिए। 50% जो होता है सर वो एक लाइफ पार्टनर का होता है। और जिस स्टेटस में सीमा जी ने सर एग्जाम को क्रैक किया, मैं आपको सर मैं ये बात बताते समय पता मेरे दिल के अंदर इमोशन अलग आ रहे हैं। मैं आपको जब बताना चाहूंगा कि इस लिस्ट में सी इज द एडलेस्ट कैंडिडेट, और इनके आखिरी अटेम्प्ट के अंदर भी इन्होंने अपने विश्वास और उम्मीद के अकॉर्डिंग चीज को डन करके दिखाया। और अभी जस्ट आपके आने से पहले छोटा सा डिस्कशन चल रहा था कि लास्ट मोमेंट्स पर एक ऐसा मोमेंट आया था जब इन्होंने डिसाइड किया था कि क्विट करना है, और वहां पर फिर जो है सर अपने इस अर्जुन को युद्ध के मैदान से बाहर जाने से रोकने के लिए आप कृष्ण बन के आए थे। ये बात नहीं सर, इन्होंने जिद किया था कि फॉर्म भरना है, लास्ट डे पे इन्होंने कहा नहीं तुम भर दो। 29 अगस्त था सर शायद, उस दिन उन्होंने जिद किया। मैंने कुछ घंटे बचे सर, ये जिद अब रंग लेके आई है, ये जिद अब दुनिया को कह सकते हैं आई एम द हस्बैंड ऑफ जुडिशियल ऑफिसर। थैंक यू वेरी मच सर। बट ये होता है ना, हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ साथ आप अपना गोल टारगेट करके अगर प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए तो इजी हो जाती है सक्सेस। बिल्कुल बिल्कुल एफर्ट्स हर कैंडिडेट करता है, बट उसका प्रॉपर गाइडेंस मिलना, वो इंस्टीट्यूट और लोग कहते हैं कि कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। चीजें कहीं ना कहीं आप राइट ट्रैक पे कैसे जाएंगे उसके लिए गाइडेंस जरूरी है। बिल्कुल सर, स्ट्रेटजी रणनीति मैटर करती है, बहुत मैटर करती है कहीं की। मतलब आपका जो है, क्योंकि स्मार्ट वर्क वहां पे लाने के लिए आपको अपना तरीका बदलना पड़ता है। और सर ये लिंकिंग लॉस सर है ना, बस ये बदलते हुए तकनीक का ही नाम है सर। जो ट्रेडिशनल अप्रोच था उसको हटा के हम लोगों ने एक नया अप्रोच लॉन्च किया है, जहां पर हम अलग अलग चीजों को एक साथ क्यूरियोसिटी क्रिएट करके, इंटरेस्ट क्रिएट करके उसको ऑब्जर्व करते हैं। बिल्कुल सर। और दूसरा, ऑनलाइन इस तरीके से और इतना डेप्थ में पढ़ाना और इतनी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में पढ़ाना, एक होता है बच्चा थोड़ा सा होता है डिग्रेड फील करता है या डाउन फील करता है कि नहीं यार बहुत टफ है, बट उसको फ्रेंडली एटमॉस्फेयर देने से उसको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि नहीं आई कैन डू। क्लासेस को बिल्कुल लाइवली रखा, क्लासेस बोर नहीं लगती थी सर, पता ही नहीं चलता था कब तो 3-3 4-4 घंटे हो जाते थे सर।
यस क्योंकि एक्ट थकान भी इतने नहीं होती थी सर सर क्लास के बाद, ऐसा नहीं कि बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तब तो सीमा जी वो एक क्लास खल्लास भी आप कंटिन्यू देखा करते थे आईपीसी। पूरी मैंने वो कॉन्स्टिट्यूशन की, एविडेंस की, सब देख रखी सर, 2 बार देख, 3 बार देख रखी। हमने सर एक चेंज स्टार्ट किया था, एक क्लास खल्लास करके। इसका नाम थोड़ा सा साउथ की मूवी जैसा है, लेकिन ये काम एकदम इंडियन पार्लेंस में करता है कि एक ही स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मोटिवेशनल करने के लिए ये चीजें नेसेसिटी है, क्योंकि उसका करना पड़ता है। क्या है कि एग्जैक्टली सर आज के समय की रिक्वायरमेंट टीचिंग नहीं, आज के समय की रिक्वायरमेंट मोटिवेशनल टीचिंग होती है। यस क्योंकि स्टूडेंट जो है वहां पे क्या रुक जाता है, और ऐसे टाइम उसको हल्का सा पुश मिल जाए ना, तो बहुत बड़ा इफेक्ट है जो वहां पर होता है। और इससे बड़ा इन्फ्लुएंसर इफेक्ट हम और कहाँ पर देखे, हमारे सीमा जी के केस में देख सकते हैं। तो सर लिटरली बहुत अच्छा लगा, मतलब एक अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल जुडिशियल ऑफिशियल अचीवमेंट, आप दोनों ही बहुत एक क्यूट कपल भी है। इट्स रियली थैंक यू वेरी मच, इट्स योर ग्रेटनेस। नहीं ऐसा नहीं है सर, बट वी विल अप्रिशिएट होल हार्टेडली। या बिल्कुल सर, स्टे कनेक्टेड। और सर एक प्रॉमिस मैं आपके साथ में सीमा जी से लेना चाहूंगा। देखो सीमा जी, आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल को जिया है, आपने एक फीमेल कैंडिडेट्स के पेन को जितना महसूस किया, मुझे नहीं लगता किसी और कैंडिडेट ने इतने एक्सपीरियंस किया होगा। जुडिशियल प्रोटोकॉल में रहते हुए भी कभी आपको अगर मौका मिले हमारे लॉ फैकल्टी के बच्चों को गाइड करने का, तो प्लीज बी देयर। ये मेरा आपसे एक, अब ये बात मैं सर के नाते नहीं कह रहा हूँ, एक लीगल फैकल्टी के मेंबर के नाते कह रहा हूँ, प्लीज बी देयर, ताकि उनको भी गाइडेंस मिल सके। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर अर्जुन के पास में आपके जिस तरह कृष्ण हो, जरूरी नहीं है। इसलिए जब मौका मिले तो आप भी अपने अंदर भी कृष्ण को जरूर रखिएगा। और सर लिटरली थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। और कनेक्टेड रहेंगे सर। इनिशियल स्टेज में थोड़ा सा इनके दिमाग में था कि एनएलयू के बच्चे होंगे, मैंने इनको यही कहा था कि देखिए एक्ट सेम है, आपका डेडिकेशन चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए। वो बच्चे भी कहीं ना कहीं से उनके टीचर्स पढ़ा के उनको सिखा रहे हैं और वो लोग सीख रहे हैं, तो आपको एक गाइडेंस प्रॉपर मिल गया है, इंस्टीट्यूट अच्छा है, आप उन चीजों को डेप्थ में जाइए, चीजें वही है, मटेरियल वही है, बस ये है कि आप उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं। एग्जैक्टली सर, प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है सर। एक कहावत है कि जंगल में नाचा मोर किसने देखा, तो उस मोर को आपको उसके डांसिंग स्किल को आपको प्रेजेंट करना बहुत मायने रखता है। बिल्कुल सर, इसलिए प्रेजेंटेशन जरूरी है। हमारे पास भी कई बार से एग्जाम टाइम स्टूडेंट के कॉल आते हैं कि सर हम तो 3 ईयर LLB के अंदर पढ़े हुए हैं, हमारा सिलेक्शन वगैरह नहीं होगा। तो मेरा पता है सर, उनसे एक ही जवाब रहता है कि अगर हाईकोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन को NLU के बच्चे लेने होते तो बकायदा रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट के अंदर लिखते एलिजिबिलिटी LLB फ्रॉम NLU। नहीं तो फिर आप निश्चिंत रहो, यानी कि आप भी एलिजिबल हो। तो ये बात रहता है सर। और लेकिन ये बात उस पॉइंट में उसके दिमाग में जाना बहुत जरूरी होता है। इन्होंने बार बार थोड़ा हिम्मत ऐसे कर जाती थी कि यंग कैंडिडेट्स हैं सर, उनके पास पढ़ाई के अलावा कुछ काम नहीं है, तो उनका परफॉर्मेंस मुझसे कहीं ज्यादा बेटर रहेगा, ये तो डाउटफुल रहती थी। पर इन्होंने सर उसको डांट के बंद किया मुझे। उसमें हमेशा सर स्टडी के लिए अपना पैशन होना चाहिए और डेडिकेशन की मुझे अचीव करना है। अपना गोल फिक्स करिए तो डेफिनेटली यू विल गेट द सक्सेस। सीमा जी, यहाँ पर मैं हस्बैंड की प्रजाति को थोड़ा डिफेंड करूंगा। देखो क्या होता है कि ये जो हस्बैंड लोग होते हैं ना, ये क्या है कि सब तरीके से प्यार का इजहार करना नहीं चाहते। वो प्यार का एक्सप्रेशन भी जो है वो हार्डनेस के साथ में करते हैं, थोड़ी सी डांट के साथ में ही करते हैं, लेकिन अपनापन आपको कभी भी कमी महसूस नहीं करवाएगा, ये बात है। नहीं सर, वैसे बहुत सपोर्ट किया सर घर में, जैसे जो काम इन्होंने कभी नहीं किए थे वो सब भी करे हैं सर इन्होंने इस पूरे अटेम्प्ट में सर। हाँ, तो वो सारे काम किए हैं उन्होंने आपके लिए और किसी के लिए नहीं, है ना। तो जब डांटते थे तो मुझे वो सब भी याद आता था कि इन्होंने हेल्प भी की है मुझे पूरे तरीके से। सर मेरा वाला डायलॉग आप ले सकते हैं, जनरली मैं अपने केस में यूज करता हूँ। तो जब उनके लिए हम कुछ करते हैं तो हमको ये कहते हैं कोई बात नहीं, बुढ़ापे में थोड़ी सेवा कर लेना। चलिए सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा सर। एंड अगेन कांग्रेचुलेशन सीमा जी, इसी तरीके से आप आगे बढ़े, ईश्वर से यही प्रार्थना है। थैंक यू सो मच। तारीख भी बदलती गई, उम्र भी बदलती गई, लोगों का नज़रिया भी बदलता गया, बस एक चीज़ नहीं बदली, वो थी मैं और मेरी मंजिल। इसलिए ज़िंदगी में हार तब नहीं होती जब आप हार जाते हैं, हार तो तब होती है जब आप हार मान लेते हैं।